नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओशो के बारे में। ओशो, हाँ, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता था। एक ऐसा नाम जिसे लेकर जितनी गहरी श्रद्धा दिखती है उतना ही गहरा विवाद भी। बिल्कुल। ये नाम सुनते ही दो तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं अक्सर। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनके विचारों और उस सफर की कहानी कहती है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ, जी, लेकिन साथ ही तीखी आलोचनाओं को भी हवा दी। तो आज इस चर्चा का मकसद है ओशो की इस जटिल शख्सियत और उनके पीछे छूटे असर के सार को समझना, वो भी हमारे पास मौजूद सामग्री के आईने में। बिल्कुल। ओशो यकीनन एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने चली आ रही सोच और व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। हाँ, स्टेटस को चैलेंज किया। जी, उनका पूरा सफर एक अजीब सा मेल था। गहरी जिज्ञासा, आध्यात्म की तलाश और साथ ही साथ जबरदस्त किस्म के विवाद। तो चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर उनकी जीवन और सोच के अलग-अलग पड़ावों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। हाँ, वहीं से शुरू करना सही रहेगा। उनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुजवाड़ा में चंद्रमोहन जैन के नाम से हुआ था। जी, जो जानकारी हमारे सामने है वो बताती है कि बचपन से ही उनमें एक अलग तरह की जिज्ञासा थी, एक विद्रोहीपन था। हाँ, वो सवाल बहुत पूछते थे। वे पारंपरिक धार्मिक रस्मों और मान्यताओं पर सवाल उठाने से हिचकते नहीं थे। लगता है कि इसी सवाल उठाने की आदत ने शायद उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। हाँ, और ये शुरुआती रवैया, ये जो विद्रोहीपन और जिज्ञासा थी, ये बहुत अहम है। कैसे? ये दिखाता है कि उनकी सोच की जड़ें बचपन के अनुभवों और पारंपरिक ज्ञान को यूं ही जस का तस स्वीकार ना करने में थीं। अच्छा। बाद में यही उनके दर्शन का केंद्र बना। किसी और की कही बात मानने के बजाय खुद के अनुभव और अपनी जागरूकता पर जोर देना। उनका बचपन से ही स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना उनके बाद के दर्शन की नींव रखता है, जहां व्यक्तिगत सत्य को अक्सर सामाजिक नियमों और उम्मीदों से ऊपर रखा गया। ये तो है। और दिलचस्प बात ये भी है कि आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखने से पहले वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। हाँ, ये बात है। जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। जी बिल्कुल। शायद इसी अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अपने विचारों को इतने व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से रखने में मदद की। हो सकता है, ये वाकई एक दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, तो अब उनके दर्शन और शिक्षाओं पर आते हैं। जी, मूल रूप से उनकी बातें ध्यान, जागरूकता यानी होश और जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीने के इर्द गिर्द घूमती थी। हाँ, लाइफ अफर्मिंग फिलॉसफी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। कई पारंपरिक आध्यात्मिक रास्तों से बिल्कुल अलग उन्होंने जीवन से भागने या उसे त्यागने के बजाय उसका जश्न मनाने की बात कही। बिल्कुल सही। और इसी जश्न मनाने के तरीके भी अनोखे थे। उनकी ध्यान की तकनीकें, खासकर डायनामिक मेडिटेशन, काफी चर्चित हुई। हाँ, डायनामिक मेडिटेशन, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये आज के दौर के बेचैन और तनावग्रस्त मन के लिए तैयार की गई लगती हैं। इनमें सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं था, बल्कि तनाव निकालने के लिए तीव्र शारीरिक गतिविधि, गहरी सांसें लेना, अच्छा, फिर भावनाओं का रेचन, कैथारसिस जिसे कहते हैं, चीखना, चिल्लाना, और अंत में गहरा मौन, शांति और उत्सव का अनुभव, ये सब शामिल था। बाप रे, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये ध्यान का एक बहुत सक्रिय, कैथार्टिक यानी विरेचन करने वाला तरीका था, परंपरागत ध्यान से काफी अलग। और शायद यही खुलापन और सक्रियता थी जिसने लोगों को खींचा। शायद। लेकिन जानकारी ये भी बताती है कि उन्होंने जिन विषयों पर खुलकर बात की वे उस समय के भारतीय समाज के लिए काफी चौंकाने वाले थे, है ना? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कई दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं के विपरीत ओशो ने प्रेम, सेक्स, रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बिना किसी झिझक के बोला। टैबू सब्जेक्ट्स पर। जी, उन्होंने समाज द्वारा वर्जित माने जाने वाले विषयों को सीधे संबोधित किया। उनके अनुयायियों के लिए यह एक तरह की मुक्ति जैसा था। अच्छा। क्योंकि यह उन दबी हुई इच्छाओं और सवालों को आवाज देता था जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन जैसा कि सामग्री दर्शाती है, यही खुलापन उनके आलोचकों के लिए गंभीर विवाद का कारण बना। क्यों? कई लोगों ने इसे नैतिकता का पतन माना, भारतीय संस्कृति पर हमला माना। तो एक तरफ मुक्ति का अनुभव, दूसरी तरफ नैतिकता पर सवाल। यहीं से उनके आंदोलन के विस्तार और विवादों की शुरुआत होती है ना? हाँ, कह सकते हैं। 1970 के दशक में पुणे में आश्रम की स्थापना हुई। जी, पुणे आश्रम। जानकारी के मुताबिक
यह जगह देखते ही देखते दुनिया भर के आध्यात्मिक खोजियों के लिए एक चुंबक बन गई। हाँ, पुणे आश्रम एक तरह का ग्लोबल विलेज बन गया था। विभिन्न देशों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग वहाँ उनकी शिक्षाओं और ध्यान की विधियों के प्रति आकर्षित होकर आते थे। ये अपने आप में एक बड़ा प्रयोग था। विभिन्न मानसिकता के लोगों का एक साथ रहना, ध्यान करना और ओशो के विचारों के इर्द गिर्द एक समुदाय बनाना। लेकिन इसके बाद का कदम वो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और विवादास्पद साबित हुआ। बिल्कुल। आप रजनीशपुरम की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में बसाया था। बिल्कुल। 80 के दशक की शुरुआत में वे अमेरिका चले गए और ओरेगन की एक वीरान समझी जाने वाली जमीन पर हजारों एकड़ में रजनीशपुरम नाम का एक पूरा शहर बसाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। पूरा शहर? हाँ, ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, बल्कि एक आत्मनिर्भर कम्यून बनाने का सपना था, जहां हजारों अनुयायी रहेंगे, काम करेंगे, अपनी खेती, अपने स्कूल, अपनी पुलिस फोर्स, सब कुछ होगा। अच्छा। और हजारों की संख्या में अनुयायी वहां पहुंचे भी। सुनने में तो ये एक आदर्शवादी सपने जैसा लगता है, पर हमारे पास मौजूद जानकारी बताती है कि ये सपना जल्द ही एक बुरे ख्वाब में बदलने लगा। गंभीर विवाद खड़े हो गए। सही कहा। रजनीशपुरम एक महत्वाकांक्षी प्रयोग जरूर था, लेकिन ये गंभीर टकराव और विवादों का केंद्र बन गया। क्या हुआ वहां? स्थानीय ओरेगन निवासियों के साथ जमीन, पानी के इस्तेमाल और जीवन शैली को लेकर गहरे मतभेद पैदा हुए। कल्चर क्लैश? जी। और बात सिर्फ मतभेद तक ही सीमित नहीं रही। जानकारी के अनुसार वहां टकराव ने राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया। कानूनी? किस तरह के? जोनिंग कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगे, अनुयायियों को अवैध रूप से अमेरिका लाना यानी इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगे। और ये तो बस शुरुआत थी। और शायद सबसे गंभीर आरोप तो वो जैविक हमले का था। हाँ, ये रजनीशपुरम प्रकरण का सबसे काला अध्याय माना जाता है। क्या था वो? सामग्री के अनुसार ओशो के करीबी सहयोगियों तार स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए सैल्मोनेला बैक्टीरिया से सलाद बार को दूषित करने का आरोप लगा। क्या? सलाद बार को? जी, जिससे सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए थे। यह अमेरिका के इतिहास में पहला ज्ञात बायो टेरर हमला था। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर है। बहुत गंभीर। इन सब कानूनी समस्याओं और बढ़ते तनाव के चलते आखिरकार ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा और रजनीशपुरम का सपना बिखर गया। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे बड़े आदर्शवादी विचार भी जमीनी हकीकत, सामाजिक टकराव और सत्ता के संघर्षों में उलझकर रह जाते हैं। वाकई ये उनके सफर का एक बेहद उतार चढ़ाव वाला और दुखद दौर था। चलिए अब कुछ और खास पहलुओं पर नजर डालते हैं जो सामग्री में उभर कर आते हैं। जी। हमने उनकी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होने की बात की। हाँ। इसके अलावा उनकी कई बातों का दायरा, मतलब जो रेंज थी, वो बहुत बड़ी थी। हाँ, ये भी एक असाधारण बात है। उन्होंने धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, सूफीवाद, जैन तंत्र, योग, राजनीति, समाज, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर उन्होंने बोला न हो। सच में? जानकारी बताती है कि उन्होंने 6000 से ज्यादा प्रवचन दिए हैं। 6000? जी, ये उनकी बौद्धिक क्षमता और विभिन्न विषयों पर उनकी पकड़ को दिखाता है। और ये सिर्फ बोले गए शब्द नहीं रहे, है ना? ये प्रवचन बाद में किताबों की शक्ल में ढले और दुनिया भर में फैले। बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार उनके प्रवचनों को संकलित करके 600 से ज्यादा किताबें बनाई गईं। 600 से ज्यादा? हाँ, जिनका अनुवाद दर्जनों भाषाओं में हुआ। आज भी उनकी किताबें बेस्टसेलर लिस्ट में मिल जाती हैं। अच्छा। ये उनकी शिक्षाओं और विचारों के व्यापक प्रसार का एक बड़ा कारण है। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो उनकी सोच को समझने में मदद करता है, जोरबा द बुद्धा का विचार। हाँ, ये मैंने भी सुना है, जोरबा द बुद्धा। इसका क्या मतलब था उनके लिए? इसका सार ये था कि इंसान को दोनों होना चाहिए। दोनों? हाँ। जोरबा की तरह भौतिक दुनिया का, शरीर का, इंद्रियों का भरपूर आनंद लेने वाला, जीवन का उत्सव मनाने वाला। अच्छा। और साथ ही बुद्ध की तरह पूरी तरह जागरूक, होशपूर्ण और ध्यानी। मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल का संगम। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आध्यात्म का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी समग्रता में पूरी जागरूकता के साथ जीना है। त्याग और भोग को अलग अलग देखने के बजाय उन्होंने दोनों के संश्लेषण पर जोर दिया। ये एक दिलचस्प नजरिया है। लेकिन इसी जोरबा वाले पहलू से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर हमेशा बहस होती है। आप रॉल्स रॉयस की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका लग्जरी के प्रति लगाव, खासकर उनकी वो 93 रॉल्स रॉयस कारों का मशहूर कलेक्शन। सामग्री इस पर भी रोशनी डालती है। निश्चित रूप से।
ये ओशो से जुड़े सबसे बड़े विरोधाभासों और विवादों में से एक है। हाँ, एक तरफ अध्यात्म और दूसरी तरफ इतनी महंगी गाड़ियां। बिल्कुल, एक तरफ वे आंतरिक स्वतंत्रता और अनासक्ति की बात करते थे, दूसरी तरफ इतनी महंगी कारों का काफिला। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, उनके अनुयायियों के लिए इसके अलग अलग मतलब हो सकते थे। कुछ इसे भौतिक चीजों से निर्लिप्त रहने का प्रतीक मानते थे, कुछ समाज के भौतिकवादी मूल्यों पर एक मजाक या व्यंग या चेतना के विस्तार का बाहरी प्रदर्शन। वही आलोचकों ने इसे आध्यात्मिक सादगी के पूरी तरह खिलाफ, पाखंड और अनुयायियों के पैसे का दुरुपयोग माना। तो ये पहलू भी उनकी शख्सियत की जटिलता को और गहरा करता है। बिल्कुल, विरोधाभास तो बहुत गहरे हैं। 1990 में उनका निधन हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका असर आज भी जिंदा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जानकारी यही बताती है कि उनकी मृत्यु के 3 दशक बाद भी उनका प्रभाव कायम है। कैसे? उनकी किताबें लगातार छप रही हैं, बिक रही हैं। दुनिया भर में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं। अच्छा। खासकर पुणे का रिजॉर्ट आज भी एक प्रमुख आकर्षण है, जहां लोग उनकी ध्यान विधियों का अभ्यास करने जाते हैं। ये दिखाता है कि तमाम विवादों और आलोचनाओं के बावजूद उनकी शिक्षाओं, ध्यान तकनीकों और जीवन जीने के उनके नजरिए में कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें अपने जीवन के लिए प्रासंगिक लगता है। तो मतलब उनकी विरासत भी उतनी ही जटिल है जितनी उनकी शख्सियत थी। बिल्कुल, उनकी विरासत 2 धारी है। एक तरफ ध्यान की शक्तिशाली विधियां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदेश, चेतना के विस्तार की बातें हैं, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। जी। दूसरी तरफ